जय हिंद। आज से हम लोग न्यू सीरीज का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम एनसीईआरटी सीरीज है, जिसमें हम लोग 6 से 12 तक के एनसीईआरटी बुक्स को कवर करेंगे। जिसमें आज हम लोग 6 क्लास के पॉलिटी में पढ़ेंगे विविधता की समझ। विविधता की समझ सबसे पहले पढ़ते हैं। विविधता क्या? लोगों के बीच धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार, क्षेत्र आदि के आधार पर होने वाली विविधता को विविधता कहते हैं। यानी आप लोग भारत के अधिकतर क्षेत्र में अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग त्योहार आदि देखिएगा, देखने को मिलता है। कहता है भिन्नता के कारण ये भारत को विविधता की देश कही जाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं विविधता की लाभ। विविधता के लाभ क्या है? सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिगत के स्तर पर, दूसरा सामाजिक के स्तर पर, तीसरा संगठन एवं कार्य व्यक्तिगत स्तर पर, जिसमें हम लोग व्यक्तिगत स्तर में जिसमें हम लोग व्यक्ति को नए नए विचार और सोच मिलते हैं, अलग अलग परंपराओं में हमारी रचनाएं मिलती है। जैसे हम लोग समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति, अलग समाज का व्यक्ति एक दूसरे समाज के व्यक्ति जब मिलता है तो उसे अलग अलग अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपने कुछ कार्य करने को मिलता है। दूसरा, जैसे सामाजिक स्तर पर समाज के सभी आपसी सहयोग और सामूहिक विकास का माहौल बनता है और समानता, सामाजिक न्याय का बढ़ावा मिलता है। जिससे हम लोग समाज में हर लोग अपने आपस में मिलजुल कर अगर कोई कार्य करेंगे तो सामाजिक को बढ़ावा मिलेगा, समाज में सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तीसरा पढ़ेंगे संगठन एवं कार्य स्तर पर। कहता अलग अलग जगहों के लोग जब समूह में कोई कार्य करते तो सभी लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ती। जब कोई हम लोग मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 4 से 5 व्यक्ति मिलकर जब हम लोग समूह से कोई कार्य करते हैं तो उसमें उस कार्य को अलग अलग सोच समझने की क्षमता से वह कार्य होती है। यानी समझिएगा कि कोई कार्य हम कर रहे हैं, उसमें 10 से 15 व्यक्ति अगर कार्य कर रहा तो 10 से 15 व्यक्तियों का सोचने की क्षमता अलग अलग होगी, जिससे वह कार्य और बेहतर हो सकती है। चौथा पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। भाषा, कला एवं परंपराओं राष्ट्रों की पहचान हमारी गौरव बनाती है। अलग अलग साहित्य, कला, शिक्षा का विकास होता है। अगर हम लोग नए नए भाषा, नए नए कलाएं, नए नए परंपराओं की खोज करेंगे तो जिससे हमारी शिक्षा में विकास एवं हमारी भावनाओं में विकास होगी। करते विविधता और भेदभाव। विविधता स्वयं में बुरी होती है, लेकिन कभी कभी यह भेदभाव विभाजन को जन्म देती है। जैसे हम लोग भेदभाव के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग जाति, भाषा, धर्म आधारित विभाजन पहला। दूसरा पढ़ते हैं अशिक्षा और सक्रिय सोच, आर्थिक समानताएं, राजनीतिक लाभ, सामूहिक सामाजिक पूर्वाग्रह। जैसे हम लोग जाति के आधार पर किसी को बांटते हैं, भाषा के आधार पर किसी को बांट देते हैं, धर्म के आधार पर बांट देते हैं। यानी कहते तुम्हारा धर्म दूसरा है, तुम हम मेरे से अलग हो। ये हम लोग जाति एवं भाषा, धर्म के आधार पर बांट देते हैं। दूसरा होता है अशिक्षा और सक्रिय सोच। अगर कोई भी व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं रहेगा तो उसकी सोच की डेवलप नहीं होगी, वह समाज में कोई अच्छा कार्य नहीं करेगा। तीसरा आर्थिक समानता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वह अपने गरीबी को दूर करने के लिए वो अपनी सोच एवं समझ को, सोचने की क्षमता को बढ़ावा देगा, जिससे वह अपने गरीबी को दूर कर सकता है। तीसरा राजनीतिक लाभ। कुछ नेताएं होते हैं जो जाति या धर्म के आधार पर अपने वोट बैंक को बना लेते हैं, जिससे उसे जीतने में आसानी हो जाती है। अगला सामाजिक पूर्वाग्रह। ये जाति ये धर्म से हमारे समाज को ये नीचा करता है और हमारे समाज में एक दूसरे से विभाजन एवं भेदभाव उत्पन्न होती है। आगे हम लोग देखते हैं विविधता के कारण। विविधता के कारण में सबसे पहले पढ़ेंगे भौगोलिक कारण, दूसरा पढ़ेंगे ऐतिहासिक कारण, तीसरा पढ़ेंगे सांस्कृतिक कारण, चौथा पढ़ेंगे आर्थिक कारण, पांचवा पढ़ेंगे राजनीतिक कारण और छठा पढ़ेंगे वैज्ञानिक कारण। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक कारण क्या है। जलवायु पर्वत, रेगिस्तान, मैदान के जीवन शैली को अलग बनाते हैं। जैसे केरल में मसालों की खेती, लद्दाख में ऊन की व्यापारी। अब आगे देखिएगा कि लद्दाख में ज्यादातर ऊन के व्यापारी होते, क्योंकि लद्दाख में भेड़ और बकरियां को पाला जाता है, जिससे उसके बाल से ऊन बनाए जाते हैं। आप चले जाइएगा राजस्थान एरिया में ज्यादातर लोग ऊंट को पालते, क्योंकि रेगिस्तान में ज्यादातर ऊंट ही चल पाएंगे, क्योंकि और जानवर उसमें नहीं चल पाते हैं। आगे पढ़ते ऐतिहासिक कारण। आक्रमण, युद्ध और व्यापार और प्रवास से संस्कृतियों का मेल। जैसे लद्दाख में
आने वाले व्यापारियों को प्रभावित की है। जैसे लद्दाख जो हमारे क्षेत्र आते हैं, भारत के जो क्षेत्र है लद्दाख, उसमें चीन से आने वाले व्यापारी, कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं जो चीनी संस्कृति अपनाकर लद्दाख में ही बस जाते, तो वहां पे चीनी संस्कृति भी देखने को मिलता। आगे पढ़ते हैं संस्कृति कारण, विभिन्न धर्म और भाषाएं एवं परंपराएं जो हमारे संस्कृति से अलग करता है। जैसे कोई हिंदू धर्म अपनाता है, कोई मुस्लिम धर्म अपनाता है, तो कोई जैन धर्म अपनाते हैं, तो कोई बुद्ध धर्म अपनाते हैं। अगला आर्थिक कारण, कृषि, उद्योग और सेवाओं में भिन्नता। जैसे आर्थिक कारण, कितने व्यक्ति कृषि पर निर्भर है, कितने व्यक्ति उद्योगों पर निर्भर है, कितने व्यक्ति सेवाओं पे है। तो जैसे कृषि पर समझिएगा, कोई व्यक्ति अपने पूरे दिन भर खटकर कोई भी वस्तु को उत्पादन करता है, उसे जाकर बेचता है, तो उससे क्या होता है, आर्थिक लाभ मिलती है। कोई व्यक्ति उद्योग के कार्य करता है, कोई व्यक्ति सेवाओं, जैसे कोई नौकरी करता है तो सेवाओं में भिन्नता देखने को मिलता है। आगे पढ़ते हैं राजनीतिक कारण तथा विभिन्न शासकों और नीति का प्रभाव। जैसे भारत में बहुत से शासक आए, सबका अलग अलग शासन करने का अलग अलग नीति थे, अलग अलग अपना अपना प्रभाव दिए, अलग अलग अपना कार्य किए। आगे वैज्ञानिक कारण, शिक्षा और तकनीकी के विकास के कारण, यानी जितने भी यानी हम लोग समझेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शिक्षा का विकास होती है, अलग अलग तकनीक का विकास होती है। आप जितना आप अगर कोई किताब से पढ़ते उतना अगर आप उस जगह पर जाके देखिएगा तो उससे आपको ज्यादा तकनीक यानी ज्यादा आपको तकनीक का विकास ज्यादा मात्रा में होगी। आगे पढ़ते हैं भारत में विविधता तथा भारत विविधताओं का देश है। हम लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खान पान खाते हैं, यानी अलग अलग त्योहार मनाते हैं। यानी जैसे आप लोग दक्षिण एरिया में आप अगर जाइएगा तो दक्षिण एरिया में लोग ज्यादा चावल का सेवन करते हैं, वहां पे इडली डोसा। जैसे बिहार में आइएगा तो बिहार के ज्यादातर लोग लिट्टी चोखा का लोगों का ज्यादा खान पान है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग त्योहार, जैसे बिहार में सबसे ज्यादा छठ पूजा मनाए जाते हैं, झारखंड में देखिएगा तो सबसे ज्यादा सरहुल पर्व मनाया जाता है। यानी अलग अलग जगहों में अलग अलग धर्म भी मनाए जाते हैं। आगे कहता है कि भारत में जनगणना 2011 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 121 मुख्य भाषाएं थी। मुख्य भाषाएं सबसे पहले समझते हैं कि मुख्य भाषाएं किसको बोलेंगी, तो मुख्य भाषाएं वह भाषा होती है जिसको किसी देश में 10,000 व्यक्ति बोलने वाले हो। कितने व्यक्ति बोलने वाले हो? 10,000 व्यक्ति बोलने वाले हो, उस भाषा को हम लोग मुख्य भाषा बोलते हैं। यानी किसी भी देश में अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि मैथिली, अगर मैथिली भारत में 10,000 व्यक्ति अगर बोल रहा है तो यह भाषा हो गया मुख्य भाषा। यानी कौन भाषा हो गया? मुख्य भाषा। यह मुख्य भाषाओं है जिसमें 22 भाषाओं भारत के संविधान 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यानी 121 तो मुख्य भाषा है जिसमें 22 भाषाएं को भारत संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तो हिंदी, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगर कार्य की बात किया जाए कि सबसे ज्यादा कार्य यानी कोई भी कार्य यानी सबसे ज्यादा भाषा में अगर कोई कार्य तो अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी कार्य, भारत के फायदे और अंग्रेजी कार्य में अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाता। आगे पढ़ते, भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। यह भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी भारत में अनेकों धर्मों का सबको समान अधिकार है। आगे पढ़ते, एक बात और याद रखिएगा कि भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, परंतु भारत में हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। भारत में हिंदी को राजकीय भाषा, पूछेगा भारत का राजकीय भाषा हिंदी, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी। आगे हम लोग पढ़ते हैं, भारत में अलग अलग राज्यों और समुदाय को अपने अपने पारंपरिक परिधान, जैसे मणिपुर में महिलाएं फनक नामक एक पारंपरिक परिधान पहनती है, जिस एक प्रकार के स्कर्ट होती है। भारत में जब भी मणिपुर में कोई भी पर्व होता है तो वहां पे महिलाएं फनक एक कपड़ा, ये मान लीजिए पारंपरिक परिधान है जो उन्हें स्कर्ट की टाइप में होता है, उसे पहनते। जैसे आगे उदाहरण देखते हैं कि झारखंड में आदिवासी एक दूसरे को जोहर कहकर अभिवादन करते हैं।
जैसे हम लोग प्रणाम या नमस्कार कहते हैं, वैसे ही झारखंड के आदिवासी लोग एक दूसरे को जोहर कर नमस्कार यानी अभिवादन करते हैं। आगे देखते हैं, आगे नेहरू जी कहते हैं कि नेहरू ने अपने पुस्तक भारत की खोज में लिखे थे कि भारत विविधताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अनेकता में एकता का विचार हमने दिया, यानी भारत में विविधता के साथ साथ लोगों में भी एकता में अनेकता का विचार दिया कि हम लोग जब एक होकर किसी से लड़ेंगे तो हम वहाँ जरूर हासिल कर सकते हैं। आगे हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने राष्ट्रगान में भी भारत की एकता को ही अभिवादन करते हुए कहते हैं कि राष्ट्रगान भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल एवं बंग आदि का उल्लेख करते हैं। यानी आप जब जन गण मन को देखिएगा यानी गा के देखिएगा तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल एवं बंग यानी बंगाल का वर्णन करते हैं। कहता है कि यह दर्शाता है कि भारत उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक है, यानी भारत उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम एक है। ये कौन कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। इससे पहली बार 24 दिसंबर यानी जन गण मन को पहली बार 24 दिसंबर 1911 को कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और पूछेगा कि बताइए जन गण मन को कब राष्ट्रीय गान कहा गया, कब राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक शीत रेगिस्तानी इलाका है, यानी यह कश्मीर से पूर्व एक पहाड़ी में बसा एक इलाका जो शीत रेगिस्तानी यानी ठंडे रेगिस्तानी वाली इलाका है। कहता इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका होता है। वहाँ पे अधिक मात्रा में ठंड पड़ती है जिसके कारण वहाँ पे बर्फ गिरती है। कहता यहाँ के लोग चांगयांगी किस्म के बकरी पालते हैं जिससे उत्पादन मक्खन, दूध, मांस, अंडा इत्यादि का उत्पादन होता है। वहाँ एक चयांगी किस्म की बकरी पाए जाते हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन की बताइए लद्दाख में कि किस किस्म के बकरी पाए जाते हैं? तो चयांगी किस्म के बकरी पालते हैं जिससे वह मक्खन, दूध, मांस, अंडा इत्यादि का उत्पादन करते हैं। तथा लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म के तिब्बत में पहुंचा, या लद्दाख के रास्ते ही भारत में बौद्ध धर्म पहुंचा। कौन धर्म पहुंचे? बौद्ध धर्म पहुंचे। कहता है कि लद्दाख का छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तिब्बत अभी भारत चीन के कब्जे में है। पूछा जाएगा कि तिब्बत किसके कब्जे में है? तो चीन के कब्जे में है। कहता है कि करीब 400 साल पहले यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म का परिचय हुआ। कहता लद्दाख में 400 साल पहले, लगभग आज से 400 साल पहले यहाँ पे इस्लाम धर्म का परिचय हुआ। कहता तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, वो लद्दाख में काफी प्रचलित है। आगे हम लोग पढ़ते हैं केरल के बारे में। केरल में कि यह भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। एक किनारे समुद्र तथा पहाड़ियों से घिरा है। एक किनारे किससे घिरा हुआ है? समुद्र एवं पहाड़ियों से। और केरल के बारे में चर्चा किया जाए तो पूछा जाएगा कि भारत की खोज समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाले वास्को डी गामा 1498 में पहली बार वह केरल के कालीकाट जगह पे पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? कालीकाट जगह पे पहुंचे। केरल के ही आगे बात करते हैं कि केरल में विभिन्न प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि पाए जाते हैं। कहता है इनमें मसालों का नगरी भी कहा जाता है। इसे मसालों का नगरी पूछेगा कि बताइए किस राज्य को मसालों का नगरी कहा जाता है? तो केरल को। किस राज्य को? केरल को। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापार केरल में आए। सबसे पहले पूछेगा केरल में व्यापारी कौन आए? सबसे पहले पूछेगा कि केरल में व्यापारी कौन आए? तो अरबी और यहूदी। कहता है कि इब्न बतूता यानी मास्को की यात्री ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया था। एक केरल में एक व्यापारी आया था, उस व्यापारी का नाम था इब्न बतूता, जो मास्को के यात्री थे, जो करीब भारत में 700 साल पहले आए थे। 700 साल पहले। कहता ईसा मसीह के धर्मदूत संत
थॉमस लगभग 2000 साल पहले भारत आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय पूछेगा कि बताइए भारत में ईसाई धर्म पहले आए थे कि मुस्लिम धर्म, तो बताइएगा ईसाई धर्म। कौन कौन सबसे पहले आए थे? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म कौन लाने वाले थे? सन थॉमस। सन थॉमस जो ईसाई धर्म ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म करीब एक वर्ष माना जाता है, यानी जब शुरू शुरू ईयर स्टार्ट होता है, यानी इन्हीं का जन्म से स्टार्ट होता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, अभी 2026 चल रहा है वैसा ही। या आज से 2000 साल पहले भारत में कौन लाए थे? सन थॉमस जी लाए थे। कहता है वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के तट पर, आपको बताया था कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले एक नाविक थे, जिसे पुर्तगाल के राजा भारत को खोजने के निकाले थे। अब बताइए वास्को डी गामा पहले भारत को जानते थे, तो परंतु पहले हम लोग रास्ते के मार्ग यानी मार्ग के जरिए से जानते, समुद्री मार्ग के पहले उतना कोई प्रचलित नहीं था। तो समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा भारत सबसे पहले पहुंचा 1498 में कालीकट के तट पर। पानी के जहाज से यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना, यानी समुद्री पहले यूरोप से भारत से समुद्री यात्रा कोई नहीं जानता था। यह पहला वास्को डी गामा थे जो समुद्री यात्रा के बारे में बताएं। कहता है केरल में यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल थे। केरल में कितने धर्म के लोग थे? तो यहूदी के, इस्लाम के, ईसाई के, हिंदू और बौद्ध धर्म वहां पे लोग रहते थे। कहता है चीनी व्यापारी भी केरल आए थे। चीनी व्यापारी भी, बहुत से चीनी व्यापारी थे जो केरल आए और व्यापार किए। कहता है यहाँ मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल किया जाता था, और जो जाल का इस्तेमाल करते थे वो चीनी जाल था। वो कैसा जाल था? वो चीनी जाल। वह चीनी जाल के हूबहू मिलते थे, चीनी जाल से हूबहू मिलते थे। अगला आगे बात करते हैं कि तलने वाली बर्तन, यानी जिसमें हम लोग जिसमें केरल के लोग मछली पकाते थे यानी मछली को तलते थे, उस बर्तन चीना पट्टी कहते थे। उस बर्तन का नाम क्या था? चीना चट्टी कहते थे। कहता है कि ओमन केरल का सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध त्योहार। पूछा जाएगा यहाँ से कि बताइए ओनम कहाँ, किस राज्य का त्योहार है? किस राज्य का त्योहार है? तो केरल का त्योहार है। किस राज्य का त्योहार है? केरल का त्योहार है। यह त्योहार कब मनाया जाता है? फसल की कटाई के समय। यह त्योहार में वहां के लोग नाव की प्रतियोगिता करते हैं, जिसे हम बलम कली कहते हैं। यहाँ तक यह चैप्टर समाप्त हुआ। और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हिस्ट्री में 6 क्लास के एनसीईआरटी में 6 क्लास के हिस्ट्री बुक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे कब और कहां कैसे।